ठीक है। नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक बहुत सारे व्याकरण के वीडियो हम ज्ञानदान चैनल पे बना चुके हैं। आप वहां से जा कर के जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उनको देख सकते हैं। आज नया टॉपिक हम लेते हैं समास। सबसे ज़्यादा दिक्कत छात्रों को समास में ही आती है, क्योंकि संधि में भी वो कर लेते हैं, बाकी और व्याकरण के टॉपिक है उनको भी वो कर लेते हैं। समास और अलंकार दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कठिनाई छात्र महसूस करता है। तो आज उसको बिल्कुल धीरे धीरे और सरलता से हम सीखेंगे कि समास क्या है। आज के वीडियो में हम सिर्फ समास का परिचय करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके पार्ट की चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि समास होता क्या है। इसकी चार परिभाषाएं हमारे पास हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, फिर उनका अर्थ हम समझते हैं। सम सनम समास है सबसे पहले जो परिभाषा इसकी आती है, सम सनम समास है। दूसरा आता है संक्षिप्तीकरणम समास है। तीसरा इसका सूत्र आता है या तीसरी परिभाषा है पदानाम एकीभवनम समास है। और चौथा है परस्पर अन्वित साकांक्ष योग्य पदानाम एकीभवनम समास है। ये चार परिभाषाएं आती हैं और इन चारों परिभाषाओं का मतलब सिर्फ एक ही है कि जब अनेक पद हों, चाहे वो दो हों, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा जब होंगे तो वो अनेक की श्रेणी में आएंगे। तो दो पद हों, दो से ज्यादा पद हों, जब वो मिल करके एक ही पद बना लेते हैं वहाँ समास होता है। और संक्षिप्तीकरण उनका हो जाता है, अर्थात जब वो अलग अलग लिखे हुए थे वो सब अपनी विभक्तियों को छोड़ करके एक जगह मिल करके एक ही पद बना लेते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। देखो, समसनम समास है यानी समसन हो जाना, अर्थात एक जगह हो जाना, संक्षिप्तीकरण हो जाना समास है। दूसरे में स्पष्ट ही लिखा है संक्षिप्तीकरणम समास है। तीसरे में पदानाम एकीभवनम यानी कि पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। और चौथे में उसकी शर्त भी लिखी है कि जब बहुत सारे पद ऐसे तो है नहीं कि उठा करके किसी भी पद को किसी भी पद के साथ रख देंगे, तो क्या उनकी शर्त होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा परस्पर अन्वित, जो आपस में अन्वित होने की योग्यता रखते हों, परस्पर साकांक्ष हो, आकांक्षा से युक्त हो, पास पास हो, योग्य हो अर्थात उनमें एक होने की योग्यता हो, और पदानाम एकीभवनम अन्वित, आकांक्षा से युक्त, योग्यता से युक्त पद मिल करके जब एक हो जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। फिर से समझ लो, जब दो या दो से ज्यादा पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके एक ही पद बना लेते हैं उसे हम समास कहते हैं। और वो एक जब होंगे तो उनके अंदर अन्वित होने की आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, अर्थात वो परस्पर जब जुड़ेंगे तो जुड़ने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। जैसे माता प्लस पिता, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों में जुड़ने की आकांक्षा और योग्यता है, तभी हम इनको माता पिता दोनों को जोड़ सकते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र, इन दोनों को जोड़ने की योग्यता है, लेकिन राजा को और अस्ति को या क्रियापद को किसी को जोड़ दें या किसी अन्य पद को हम जोड़ दें, राजा को और वन को यदि हम जोड़े तो वहां समास नहीं होगा। या किसी एक पद के साथ में क्रियापद हम जोड़ देते हैं, वहां संधि हो जाएगी लेकिन वहां समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें आकांक्षा नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए उनको हम अन्वित जब करेंगे तो वहां समास नहीं होगा। हिंदी में इसको मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, तो देख सकते हैं। दो या दो से अधिक पदों के बीच स्थित विभक्ति आदि के चिन्ह को हटा करके संक्षिप्तीकरण करके एक ही पद बनाया जाना समास कहलाता है। जितने भी पद होंगे सब पदों की विभक्तियों को हटा दिया जाएगा और उन पदों को एक जगह लिख करके फिर उस एक पद में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो समास है। ये सभी पद परस्पर अन्वित हों, आकांक्षा से युक्त हों और योग्यता से युक्त होने चाहिए, तभी इनमें समास कार्य होगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि समास के अंदर विग्रह। भाई, समास तो हमने समझ लिया कि दो पद मिलकर के एक बन गए, समास हो गया। तो विग्रह क्या है? अब विग्रह के लिए हमारे पास सूत्र आता है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। अब यहां देखो, वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। तो वृत्ति क्या है? परार्थाभिधानम वृत्ति ही। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में वो पूछ लेता है परिभाषा। कैसे पूछेगा? परार्थाभिधानम, और ये दे देगा रिक्त स्थान, और चार ऑप्शन दे देगा, समास, वृत्ति, अर्थ, पद।
अब बताइए इसमें क्या आएगा, तो वहां परार्थाभिधानम वृत्ति, तो ये वृत्ति का लक्षण है, ये विग्रह का लक्षण है। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, तो यहां विग्रह का लक्षण पूछ सकता है, या फिर वो दे देगा कि विग्रह का लक्षण कौन सा है, विग्रह प्रश्न में दे दिया और आंसर में इनमें से किसी भी एक सूत्र को उठा करके रख देगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, ये सूत्र भी हमारे याद होने चाहिए, लक्षण भी हमें याद होने चाहिए, ताकि हमें कहीं पर भी नुकसान ना हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए उसको हम ठीक कर सकें। तो फिर से समझो, परार्थाभिधानम वृत्ति ही, परार्थाभिधानम माने किसी भी पद के या पद समूह के अर्थ को बताने के लिए और पदों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम वृत्ति कहते हैं। यानी समास में जो पद हैं उसके अर्थ को समझने के लिए जो पदों का प्रयोग किया जाता है उसे वृत्ति कहते हैं, और वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य ही विग्रह कहलाता है। अर्थात जब समास में दो पद हैं, दो से ज्यादा पद हैं, वो रखे हुए हैं, उन सभी पदों को अपनी विभक्तियों के सहित हम अलग अलग रख दें। जैसे राजपुत्र एक पद बन गया, तो यहां राजा का पुत्र, तो राज में षष्ठी विभक्ति करके राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। तो दोनों पदों को हमने क्या किया, हमने दोनों पदों को अलग कर दिया, और अलग करने पर हमने दोनों पदों के साथ में उनकी विभक्तियों को जोड़ दिया, तो ये हो गया विग्रह। नेक्स्ट हम देखते हैं विग्रह के प्रकार। तो हमारे संस्कृत व्याकरण के अंदर दो तरह के विग्रह होते हैं। कक्षा स्तर पे व्याकरण के लेवल पे हम एक विग्रह पढ़ते हैं जो दैनिक व्यवहार में होता है हमारा, जिसको हम लौकिक विग्रह कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सीधा सीधा पदों को विभक्तियों सहित लिखा जाता है। यानी कि एक पद है, उसके अंदर जितने भी पद शामिल हैं उन सबको हम अलग करेंगे। दो पद हैं, तीन पद हैं, चार पद हैं, कितने भी पद हैं उनको हम अलग करेंगे, उनकी विभक्ति उनके अंदर जोड़ करके करेंगे। जैसे राज का राज्ञ, हमने षष्ठी विभक्ति उसके अंदर जोड़ करके लिख दिया। पुत्र प्रथमा विभक्ति जोड़ करके हमने लिख दिया, तो ये हो गया लौकिक विग्रह। धर्मार्थ काम मोक्षः, ये एक पद है, धर्मः च कामः च मोक्षः च अर्थः च, इन सभी पदों को प्रथमा विभक्ति के साथ हमने अलग अलग लिख दिया, ये लौकिक विग्रह है। अब दूसरे नंबर पे आता है अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होता है, जब हम इनकी जो विभक्ति प्रत्यय है, क्योंकि 21 हमारे पास विभक्ति प्रत्यय सौजस मौषस टाभ्याम भिस करके जो होते हैं, जो हम सब शब्द रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। धातु रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको भी विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमको शब्द रूप ही बनाना है, तो शब्द रूप के साथ में जो जो प्रत्यय लगते हैं, अर्थात रामः बनाने के लिए राम प्लस सु लगता है, रामौ बनाने के लिए राम प्लस औ लगता है, स्वौ जस, ऐसे करके ये 21 प्रत्यय होते हैं। तो इन प्रत्ययों को हम जोड़ने की बजाय अलग अलग लिख देते हैं। जैसे अभी हमने राज्ञ लिखा, तो यहाँ राजन प्लस ngस, ऐसा करके जब हम षष्ठी विभक्ति का विभक्ति प्रत्यय अलग से साथ में लिखेंगे तो वो कहलाता है विभक्ति प्रत्यय में जोड़ना अलौकिक विग्रह। तो यहाँ लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह दैनिक व्यवहार में जो प्रयोग होता है, अर्थात विभक्ति को जोड़ करके लिखना है। बल्ब बंद कर दो, फोक्स पड़ रहा है, पंखा चला दो वैसे। तो यहाँ व्यवहार में जो प्रयुक्त होता है दैनिक व्यवहार में, उसको हम लौकिक विग्रह कहते हैं, जो हम कक्षा 6 से ही पढ़ते आते हैं, हिंदी में भी पढ़ते आते हैं और संस्कृत में भी पढ़ते आते हैं। और अलौकिक विग्रह जो दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त पदों के, यानी दैनिक व्यवहार में जो हमारे पद थे, आवाज बिलिंग करेगी, बंदी कर ले। दैनिक व्यवहार में जो पद हमने लिखे थे उनके अंदर जो विभक्ति प्रत्यय था उसको निकाल के अलग लिखना है। तो यहाँ देखो, दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त पदों के विभक्ति प्रत्ययों का निर्देश करके बनाया गया व्याकरणात्मक विग्रह अलौकिक विग्रह कहलाता है। अर्थात उसका व्याकरण की दृष्टि से जो प्रत्यय हमने जोड़ा हुआ था, जो विभक्ति प्रत्यय जोड़ा हुआ था, उसको हमको अलग करके लिख देना है और वो कहलाएगा हमारा अलौकिक विग्रह।
और इसकी कुछ बातें हैं समास की, वो आज देख लेते हैं अभी आगे। इसके उदाहरण अपन देख लेते हैं। यहाँ देखो लौकिक विग्रह का उदाहरण राज पुरुष, जैसे एक पद है, इसका हमने जब विग्रह किया तो राज्ञ पुरुष है, अर्थात राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन और पुरुष शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन करके यहाँ षष्ठी विभक्ति को इसमें जोड़ दिया गया है। ये लौकिक विग्रह है, जब पद के अंदर विभक्ति को जोड़ करके लिख दिया और दूसरे पद में भी विभक्ति को जोड़ करके लिख दिया, तो यहाँ लौकिक विग्रह है, राज्ञ पुरुष है। अलौकिक विग्रह में क्या होता है कि इसकी जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का जो प्रत्यय, उसको अलग करके लिखेंगे। यहाँ राजन शब्द में षष्ठी का एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन में हमारा प्रत्यय होता है ngस, उसके बाद में प्लस करके हमने यहाँ लिख दिया पुरुष शब्द, और पुरुष शब्द में प्रथमा का एक वचन है, इसलिए प्रथमा के एक वचन में प्रत्यय होता है सु। सो जस करके आपने याद कर लिए होंगे, नहीं तो प्रत्यय वाला जो प्रकरण है उसके अंदर हमने पार्ट नंबर 69 और 70 इन दोनों में प्रत्यय का प्रकरण है, वहां पे आप देख लो विभक्ति प्रत्यय क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ राजन में ngस प्रत्यय और पुरुष में सु प्रत्यय, इसको अलग साथ में लिख दिया, ये अलौकिक विग्रह है। उसके बाद दो चीजें इसके अंदर और आती हैं, एक आता है व्यस्त पद और दूसरा आता है समस्त पद। तो व्यस्त पद तो कहते हैं, या विग्रह पद भी हम कह सकते हैं, जब किसी समास का विग्रह कर दिया जाता है और विग्रह करने के बाद जो पद हमारे पास आते हैं उनको हम व्यस्त पद या विग्रह पद कहते हैं। और दूसरा समस्त पद, जब अनेक पदों को मिलाकर के एक पद बनाया जाता है, अर्थात समास की जो प्रक्रिया की जाती है, समास जब अनेक पदों का किया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है, उसके बाद जो एक पद बनता है उसको हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद या समास युक्त पद, उसको हम समस्त पद कहेंगे। तो आज के वीडियो में हमने परिचय किया समास का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, किस आधार पे वो भेद किए गए हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही।